नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे साहित्यकार से जिन्होंने साहित्य दुनिया में बहुत ही युवावस्था में ही कदम रख दिया। बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे ऐसे हालात बने जिसमें इस युवा साहित्यकार को अलग अलग तरीके से समाज ने पेश किया। लेकिन कहानी आज उनकी साहित्य यात्रा की, कहानी उनके उपन्यासों की, कहानी उनकी कहानियों की आज हम बातचीत करेंगे जानी मानी युवा लेखिका भूमिका अश्क से। वैसे तो उनका पूरा नाम भूमिका द्विवेदी अश्क है। बता दें इस नाम की भी यात्रा जाने माने लेखक नीलाभ अश्क, जिन्होंने बीबीसी लंदन में काम किया और उसके साथ साथ दूरदर्शन में भी प्रस्तुतकर्ता के रूप में वे जुड़े रहे। आज नीलाभ जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका ये पूरा साहित्य जो हमारे पीछे झलक रहा है। आप देख सकते हैं कि किताबें बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं, किताबें उनकी अलमारियों में सजी हुई हैं। उसी तरीके से उनका चिंतन आज इस कमरे में आकर के अनुभूत होता है। हम भूमिका जी से बातचीत करने के लिए आए हैं। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रश्न वैसे आपसे अलग अलग साक्षात्कारों में बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन हम सबसे पहला ये प्रश्न करेंगे कि आज का जो लेखन है साहित्य का, उसमें युवा को आप किस हिसाब से देखते हैं? बहुत सामयिक प्रश्न है ये आपका कि युवा को किस तरह से देखते हैं। एक तो युवा अच्छे ही सकारात्मक दृष्टिकोण मेरा रहेगा इस लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे युवा न केवल पाठक, न केवल दर्शक, न केवल श्रोता, बल्कि लेखन की क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं। अब वो ये नहीं समझते हैं कि साहित्यकार मतलब होता है कि सारे बाल आपने सफ़ेद हो गए हैं, जब आपने बहुत सारे अनुभव इकट्ठे कर लिए हैं, आप किसी संस्था के एचओडी हो गए हैं, जब आपके पास तजुर्बे कम से कम 50 साल के हो गए हैं, तब आप लिखने आएंगे। आप 20-30 साल के भी हैं, आप 40 साल की एवरेज में भी हैं, तब भी आप धूम धड़ाके से लिख रहे हैं। तो आज के साहित्य को अगर मैं लेखन की दृष्टिकोण से देखूं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी नई विधाएं आ गई हैं। बहुत छोटे छोटे नॉवेलेट के रूप में अंग्रेज़ों में ये चलते थे, हिंदी में इतना ज़्यादा प्रचार नहीं था, कम लिखे जाते थे। क्या यह माना जाए कि हिंदी जो साहित्य है या हिंदी साहित्य की जो दुनिया है, उसमें ऐसे युवा लेखकों को क्या स्वीकारा नहीं जाता था, या फिर उनके लेखन को कमतर आंका जाता है? ना कमतर आंका जाता था, ना अस्वीकृति थी। बात ये थी कि वो लेखक और इस प्रकार के जो युवा हैं, ये खुद ही गंभीरता से लेखन को नहीं ले रहे थे एक ज़माने में। ठीक है, इसकी वजहें कई हुई कि अब वो लेखन में गंभीर हैं। एक तो रिसेशन का पीरियड आया पहले, अब कोरोना है, बेरोज़गारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारा देश तो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो अब जब हमारे पास इतनी बड़ी मॉब है, जब हमारे पास इतनी बड़ी युवाओं की आबादी है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगी। तो उन्होंने लिखने को भी औजार बनाया, उन्होंने कलम को भी औजार बनाया, हथियार बनाया, और उसमें वो कामयाब होने लगे। उन्हें जो सीनियर हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो गंभीरता से लेने लगे। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण तो मैं खुद हूँ। वो इतने वरिष्ठ थे, अश्क परिवार के लोग, नीलाभ जी स्वयं ही, जैसा कि आपने कहा कि वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति थे, और उन्होंने मेरी लेखनी को, मैं तो मतलब बिल्कुल कल की लड़की, मेरी पहली कहानी छप रही थी, और उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया। उन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नंबर खोजा और उन्होंने बड़ी अप्रिशिएशन किया। और फिर मुझे मालूम हुआ कि वो पहले भी अगर युवा लड़का है या युवा पत्रकार है या युवा लेखक है, तो उसकी लेखनी को बहुत अप्रिशिएट करते रहे हैं, बड़ी गंभीरता से लेते रहे हैं, उसमें नुक्स बताते रहे हैं, उनकी पॉजिटिव पॉइंट बताते रहे हैं। तो ये स्वीकारा जाना अब ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे सामने युवा आ गए। आपके जो उपन्यास हैं, जो आपके लेखन हैं, उसमें उसका जो केंद्र है, आप एक विशेष केंद्र को लेकर चलती हैं, और जब कहानियाँ आपकी पढ़ी जाएँ या उपन्यास पढ़ा जाए, तो उसमें युवाओं की जो संबंध है उसको बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया गया है। युवाओं के संबंध, चाहे वो उनकी प्रेम संबंध हो, चाहे उनकी वो दैहिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संदर्भों में जो बहुत सारी कुरीतियाँ हैं उसको लेकर आप लिखती हैं। क्या आपकी तरफ से ये समस्या आज के समय में युवाओं की है, या आपकी रुचि इस चीज़ों को लेकर के लिखने में है? जो अनुभूत कर रहा होता है प्रायः उसी को व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति वही होती है जो अनुभूत होती है, ऐसा है इनिशियल। तो जो एज अ युवा, एक यंगस्टर के तौर पर जो मैं महसूस करती हूँ, उसे मैं लिखती हूँ। अब वो प्रेम ही है
ऐसा तो नहीं है। हाँ, प्रेम कहानी है, लोग कहते हैं कि प्रेम कहानी की एक्सपर्ट भूमिका है। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि मैंने केसर कस्तूरी जैसी कहानी लिखी, दांव जैसी कहानी लिखी है, ये मायूस परिंदे जैसी कहानी लिखी। यहाँ कहीं प्रेम नहीं है। देखिए, दंगों पर कहानी है, आप देखिए राजनीति की कहानी है, देखिए आप शराब छोड़े हुए एक व्यक्ति की कहानी है, सतरंगी धोती विधवा की कहानी है, बच्चों की कहानी है, मजदूरनी की कहानी है। तो इन सारी कहानियों में तो प्रेम नहीं है। हाँ, उपन्यासों में प्रेम है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊंगी, जिस प्रकार जीवन है, जीवन में सिर्फ प्रेम नहीं होता, जीवन में बहुत कुछ और होता है। जीवन में आपका समाज होता है, मान्यताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, आर्थिक पक्ष होता है, सामाजिक सरोकार होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, आपकी इज्जत बेइज्जती जुड़ी होती है। 1000 चीज़ होती है जो आपको एज अ व्यक्ति रिप्रेजेंट करनी होती है दुनिया में। आप सिर्फ प्रेमी नहीं होते हैं, आप बहुत कुछ और होते हैं। आप सिर्फ प्रेमिका नहीं होती, अगर लड़की हैं तो आप बहुत सारे रिश्ते और निभा रही होती हैं। तो चूँकि मैं एक युवा हूँ और चूँकि मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम लेखनी है, तो यहाँ प्रेम विस्तार पाता है उपन्यासों में। हाँ, 5 उपन्यास अब तक मेरे आए हैं और 5 उपन्यास में प्रेम कहानी इनिशियली है अंदर, उनकी जड़, उनकी आत्मा में प्रेम कहानी है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए, जब आप कला की अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से कर रहे हों, आप चित्रकला के माध्यम से कर रहे हों, मूर्तियाँ बना रहे हों, कोई भी आपका माध्यम हो, कविता रच रहे हों, कहानी रच रहे हों, तो आपकी अभिव्यक्ति, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं संजीदा होगी। प्रेम एक संजीदा तत्व है। तो प्रेम की कहानी से आपकी उपन्यास माणिक कौल पर आते हैं। अच्छा, आपका एक पंक्ति है माणिक कौल में कि सर पर रखने से फ़ायदा नहीं, वो एक हिजड़ा है। आज के प्रगतिशील चिंतन में ट्रांसजेंडर को एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आप एक साहित्यकार हैं और शायद बहुत सारी कहानियाँ, नाला सुपारा जैसी कहानियाँ, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर के साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल रहे हैं, ऐसे में एक तीसरे जेंडर को और एक नामर्द के साथ हिजड़े की तुलना करना, ये भूमिका जी साहित्यकार में कितना अभी स्वीकारा जाना चाहिए? जिस चरित्र की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसे नपुंसक तौर पर ही दिखाया जाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जो व्यक्ति होता है उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिन पर वो खड़ा होता है, तब वो व्यक्ति होता है। व्यक्ति सिर्फ 2 हाथ, 2 आँखें, 2 पैर, एक लिंग, 2 शरीर के ये 2 फेफड़े, ये नहीं होता है। इसके साथ आत्मा होती है, दिमाग होता है, दिल होता है। और आत्मा से मेरा मतलब वो नहीं है कि जो परमात्मा में मिल रही है और वो गायब हो रही है और वो दिखाई नहीं दे रही है, कि वो है भी कि नहीं, अभी इस पर सोचो। दिल, वो चीज़ मैं मानकर नहीं कह रही हूँ। एज अ राइटर, एज अ साहित्यकार, एज अ उपन्यासकार, मैं दिल वो नहीं मान के चल रही हूँ कि जो सिर्फ एक पंपिंग मशीन है और जो धमनियों से शिराओं को खून साफ करके भेज रहा है, वो एक पंपिंग मशीन नहीं है। ये हम उन संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, हम ज़हन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर विचार शक्ति डेवलप होती है, जहाँ संवेदनाएं होती हैं, जहाँ चेतना होती है किसी भी चीज़ को देखने समझने की। तो जिस व्यक्ति की आप बात किया, जैसे आपने माणिक कौल की, तो माणिक कौल एक व्यक्ति विशेष का मैंने चित्रण किया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ज़मीर ही नहीं है, जब वो कांग्रेस की सरकार होती है तब वो बोल रहा होता है कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, वो तो मेरा भगवान है, मुझसे बड़ा मार्क्सवादी आप इस दुनिया में नहीं पाएंगी। जिस लड़की को वो प्रपोज कर रहा है, जिस लड़की को वो इस वक्त अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहा है, जो चरित्र मैंने उठाया है, जो चरित्र मैंने डिपिक्ट किया है, यहाँ पे एक काल्पनिक चरित्र है सरासर। तो एक टाइप तो वो ये कहता है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही होती तब फिर वो अचानक हो जाता है कि वो तो संघी है, मुझसे बड़ा तो कोई संघी नहीं है, मैं तो राजा भैया का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, रज्जू भैया की तो मैं सोने की मूर्ति बनवा दूँ, मेरे पास सरकार फंड कर दे। तो अब आप इस प्रकार के दोगले व्यक्ति को, इस प्रकार के 2 मुँहे सांप को किस कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, यहाँ कहने का मतलब थर्ड जेंडर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ है कि उसकी अपनी कोई ज़मीर नहीं है, उसकी अपनी कोई ज़बान, बिना रीढ़ का आदमी है वो। उसके लिए सही शब्द हिजड़ा की जगह होगा, बिना रीढ़ का आदमी है वो। उसके पास कोई भी ग्रेविटी नहीं है, वो अपनी ज़बान का पक्का नहीं है, वो तो फिसल जाएगा, उसे फंड चाहिए, वो इधर आज को ये है। तो इस प्रकार के आदमी पर आप कैसे भरोसा करेंगे? तो ये है वो चरित्र। आज के उपन्यासों में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो उपन्यास होते हैं, खासकर हम कहें तो एडल्ट ऊपर एक तरीके से जो नोवेल हैं, साहित्य में मंटो की कहानियाँ भी हैं जो एक दायरे को लांघती हैं। मतलब कि आप उसे पढ़ते समय बहुत रोमांचित होते हैं, लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज के बहुत सारे उपन्यासकार हैं, बहुत सारे कहानीकार हैं जो सिर्फ सेक्सुअलिटी को लेकर के या फिर प्रेम को या दैहिक प्रेम को लेकर के ये चीज़ें दिखाते हैं। कितना जायज़ है वो?
ये जायज़ नहीं है और ये बहुत कामयाब नहीं होते इस प्रकार के किसी जिस प्रकार की आप फ़िल्मों को देख लीजिए, बहुत जहाँ सेक्स परोसा जा रहा है, जहाँ देही केंद्र है, वो बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। जहाँ आपकी चेतनाएँ, आपकी संवेदनाएँ आपके दिल को छू रही होती हैं, जहाँ आम पाठक बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, वो चीज़ें लंबी पारी खेलती हैं। इस प्रकार के उपन्यास जहाँ सिर्फ़ सेक्सुअलिटी, इस प्रकार की वेब सीरीज़ अब तो बहुत सारी आ गई हैं कोरोना पीरियड में, तो क्या वो बहुत लंबी दूरी आज हम जिस प्रकार साहब बीवी और गुलाम को याद करते हैं, इस फ़िल्म को याद करते हैं, वहाँ भी सेक्सुअलिटी है, वहाँ भी दैहिक मांग ज़बरदस्त है। वो कहानी का मूल, कहानी की आत्मा ही उस दैहिक संबंध और उस दैहिक नीड पर है, लेकिन हम उसे आज भी याद करते हैं। उसको बने हुए ज़माने हो गए। हम प्यासा जैसी कहानी को याद करते हैं, हम कागज़ के फूल जैसी, शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियाँ, हम इंग्लिश में बहुत हैमलेट कहानी है, जैसे ट्रॉय कहानी है, जैसे आपकी कासाब्लैंका कहानी है। तो इन सब कहानियों को जब यहाँ पे देह है, लेकिन देह केंद्र में है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअलिटी इतनी ओपन तरीके से कही नहीं गई है, बात मर्यादित तरीके से कही गई है, तभी आज तक याद है। अब आप किसी कहते हैं, छोटा सा एक लोकल मुहावरा है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की कहा जाता है। तो अब आप खाक उड़ा देंगे तो कहाँ से आप कुछ, बंद मुट्ठी रहेगी वो अंत तक याद रखी जाएगी। उस मुट्ठी में बंद है, क्या बात थी, मुट्ठी बंद थी, आज तक खोली नहीं गई, क्या बात थी। तो पर्दे में बात कही जानी चाहिए। ये लंबा खेल खेलती है, लंबी दूरी तय करती है। आज हम प्रेम को लेकर के बात कर रहे थे। नीलाभ जी के साथ आपका काफ़ी दिन तक रहना हुआ, और कभी उनके मुंह से, कभी ऐसी बातचीत में, क्योंकि आप सब बहुत देश में अलग अलग जगहों पर घूमे हैं, उनके हिसाब से प्रेम की अगर हम एक सारगर्भित परिभाषा जानना चाहें तो नीलाभ जी कैसे व्यक्त करते थे? उनके निगाह में प्रेम कविता है। एक शब्द और एक वाक्य में अगर आप कहें, उनका जुमला है कि प्रेम ही कविता है और अब तुम हो साक्षात मेरी कविता। उन्होंने कई सारे मुझे टाइटल दे रखे थे, कभी लाडली बेगम कहते थे, कभी, क्योंकि वो हीरे के बड़े ज्ञानी थे, उन्हें हीरे की बड़ी एक्सपर्ट कहा जाता था। दिनेश ग्रोवर जी लोक भारती के मालिक रहे हैं, अब है नहीं। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट ये अखबारों में भी आया, उन्होंने कहा था कि एक बार सुनार जो है वो हीरा परखने में मात खा सकता है, लेकिन नीलाभ जी नहीं खा सकते। तो नीलाभ जी को हीरों की और रत्नों की बड़ी अच्छी जानकारी थी, तो नीलाभ मुझे कोहिनूर कहा करते थे, कहते थे ये मेरी नई कविता है, यही मेरी कोहिनूर है। तो नीलाभ जी के लिए प्रेम की परिभाषा कविता, और कविता में उनकी अभिव्यंजना है, उनकी अभिव्यक्ति है। नीलाभ और जी साहित्य से ही आप दोनों का मिलन भी हुआ था। उन्होंने आपकी कहानी पढ़ी और आपको बुलाया, और मतलब वो प्रेम भी एक अलग तरीके का, उन्होंने इतिहास भी रचा कि ये प्रेम सिर्फ ऐसा नहीं कि वो एक एज का गैप हो, बल्कि मतलब कि आपके साहित्य से प्रेम हुआ, वो आपके अंदर जो आपकी कविता है। प्रेम पर बातचीत करें, ममता कालिया जी, मीरा स्मृति सम्मान, बहुत कुछ मंचों पर आपके साथ रही, वो भी प्रेम की कहानियाँ उन्होंने बहुत लिखा है। किस हिसाब से देखती हैं? किसकी कहानी, मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही? ममता जी का तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है नहीं मैंने और लोगों को पढ़ा है। चित्रा जी जैसे हैं, इनकी कहानी, नाला सुपारा जैसे इनकी है, नासिरा शर्मा मैम की है, मन्नू भंडारी जी की मुझे बहुत पसंद है। उनका प्रेम का तरीका, क्योंकि वो सामाजिक, वो एक पत्नी रही हैं, तो वो बहुत सामाजिक सरोकारों को बड़ी बढ़िया तरह प्रेजेंट करने वाली हैं, बड़ी स्ट्रांगली रखने वाली हैं, तो उनकी मुझे बहुत पसंद है। सूर्यबाला जी की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, और भी हैं, मन्नू भंडारी जी का मैंने लिया नाम, और भी बहुत सारी हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, बल्कि रवीन कालिया जी का तो संपादन फिर भी देखा हुआ है, थोड़ा सा साथ में जुड़ी रही हूँ जिस वक्त वो संपादन में थे यहाँ भारतीय ज्ञानपीठ के। मैं मालिक के साथ में थी, उनकी लाइब्रेरी का काम मेरे सिर पर था, मैं उनकी लाइब्रेरी और नई छपी हुई किताबें देख रही थी, तो मैं नवीन कालिया जी का मैंने संपादन ज़रूर देखा हुआ है थोड़ा बहुत। ममता जी को मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। चलिए, ये तो रहा कुछ साहित्यकारों से आपके ताल्लुकात और उनके साथ जो बैठने के, बोलने चालने और उनसे जो आपकी अनुभूति रही उनके साथ, उसका प्रश्न रहा। हम एक अंतिम प्रश्न आपसे कर रहे हैं। आज का जो साहित्य लेखन है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बातचीत की युवाओं को लेकर के, आज के साहित्य लेखन से आप जुड़ी हैं और विशेषकर आप हिंदी फील्ड में लिख रही हैं, लगातार रच रही हैं। आज की रचना धर्मिता में समाज गायब हो रहा है, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक सौहार्द, या फिर कहें जो एक सेंस होता है सोसाइटी को लेकर के, वो धीरे धीरे आज के लेखन से दूर जा रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों को लेकर कम लिखा जा रहा है। हमारी इस टीम की तरफ से, हमारे इस प्रेस वार्ता चैनल के माध्यम से आप क्या बात रखना चाहती हैं ऐसे साहित्य को लेकर के और वर्तमान समाज और पीढ़ी को लेकर? लोग स्वार्थी बहुत हो गए हैं, इसकी इनिशियल वजह ये है।
स्वार्थी बहुत हो गए हैं, लालच बहुत आ गया है और ये नए लोगों से ज़्यादा पुराने लोगों में है। मैं आपको ये बताऊंगी, ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन ऐसा है, युवा उतना लालची, उतना महत्वाकांक्षी, उतना स्वार्थी और नहीं है जितना कि हमारी पुरानी पीढ़ी है। मैं बता सकती हूँ, ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे कवि हैं जिनमें इतनी लिप्साएँ हैं कि वो किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार हैं। आप प्रकाशक का उसी वही संबंध एक लेखक से होता है जो संबंध अदाकारों का उनके निर्देशक से होता है, उनके प्रोड्यूसर से होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कलाकार, अदाकार, कोई भी फनकार है, वो सारे समझौते करने के बाद अगर फिल्म साइन कर रहा है या फिल्म पा रहा है, तो फिर वो फिल्म धर्मिता जिसे आप कह रहे हैं, उसके संग न्याय नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ तो युवाओं से ज़्यादा तो हम वरिष्ठों में देख रहे हैं। मैं आपको अंदर की जीवन बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जीवन अंदर से देखा हुआ है, जिस जीवन में मैं हूँ साहित्य की। युवा तो उतने लालची नहीं हैं, उनमें इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं, उनके बड़े सारे माध्यम हैं, उनके इतने सारे मित्र हैं कि वो पत्रकारिता में हैं, वो फिल्म बना रहे हैं। छोटे छोटे लड़के अभी अभी IIMC से आए हुए नए नए बैचेज हैं, फिल्म बना के रख देते हैं और हतप्रभ हो जाएँ आप। इतनी बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्री वो बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इतने कम संसाधनों में। तो इन लड़कों में, इन नए युवाओं में, अब मैं अगर उधर हूँ तो मुझ में, हम लोगों में इतना लालच नहीं है। वरिष्ठों में तो मैं देखती हूँ इतना लालच है, इतना मिमी करते हुए, इतना घिघियाते बिना रीढ़ की एकदम छिपकली की तरह यूं 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 जा रहे होते हैं। कोई ज़बान नहीं है उनकी, कोई ज़मीर नहीं है। नीलाभ जी को देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्होंने ठुकरा दिया इस बात पर कि मैं सरकार की नीतियों का नहीं मानता हूँ, तो मैं सरकार का अवार्ड क्यों लूँ। और बहुत सारे कवियों को और बहुत सारे साहित्यकारों को देखिए, वो दिन रात सरकार को कोसेंगे, लेकिन वो अवार्ड देंगे तो वो दौड़ के पहुँच जाएंगे। इतना ठेठ और इतना मतलब एक कड़वा सच बोलने की हिम्मत नीलाभ जी के साथ रहने से आ गई, या फिर ये इलाहाबाद की मतलब उपज है, इलाहाबाद का वो प्रतिरोध है जो आपके अंदर जी रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इलाहाबाद का, अलग अलग माटियों में आप गई हैं, अलग अलग ऐसे जगहों पर ऐसे साहित्यकारों के साथ उठी बैठी कि रोष अपने आप अंदर आ गया है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये रोष और ये इलाहाबादी मिट्टी का सोंधापन ही है जिसे नीलाभ जी ने पसंद किया था और नीलाभ जी ने प्रपोज़ किया था। नीलाभ जी के पास बहुत सारे ऑप्शन उस टाइम मौजूद थे, लेकिन नीलाभ जी ने एक ही को चुना। उन्होंने इलाहाबादी मिट्टी का ही असर देखा होगा। और मैंने उस वक्त भी नीलाभ जी से कहा था कि नीलाभ जी ने शुरुआती जो बातचीत की थी उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी थी, तो मैंने उनसे कहा कि क्या बनना चाह रही हैं, क्या है ये सब। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा था मैं सोडा वाटर नहीं बनना चाहती, मैं घड़े का पानी बनना चाहती हूँ जिसकी तासीर ठंडी हो और दीर्घकालीन रहे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, ये इलाहाबादी मिट्टी ही ये बोल सकती है। ये पंक्ति ही तो नहीं पसंद आ गई उनको, कितना अच्छी उपमा आपने कि सोडा पानी है। मतलब सोडा पानी से उनका अच्छा नाता था। हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि घड़े का पानी तो इलाहाबाद का ही कोई बोल सकता है, दिल्ली में तो घड़े के पानी अब सब भूल ही रहे हैं, शायद ऐसा हो। इतनी खूबसूरत बातचीत और बहुत सारे अनुभव आपने साझा किए, और ख़ासकर साहित्य जगत से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज के समय में एकदम से प्रासंगिक हैं और समझी जानी चाहिए। भूमिका जी, हमारे इस चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।